तो हम लोग आज जो शुरू कर रहे हैं उसमें है कि हम लोग जितना फिजिक्स पढ़ाए आपको उस सबका एक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चन हम बता भी रहे हैं और उसका आंसर आपको हम बोल रहे हैं बार बार, आप चैट में अपना आंसर डालते जाइए, वो चैट में हम लोग आंसर को देख लेंगे, ठीक है। तो स्क्रीन सबको दिख ही रहा है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है फिर से वेक्टर और स्केलर पर, कि वेक्टर या स्केलर जो हम लोग पढ़े थे कि सदिश और अदिश राशि पूछा गया है। इसमें पहला क्वेश्चन में कि कौन इसमें जो है वो अदिश राशि है, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा समझेंगे फिर से कि अदिश और सदिश में तुम लोग को समझाए थे हम अंतर। क्या अंतर था कि जो वेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं सदिश राशि, सदिश को क्या बोले थे कि जिसमें तुम्हारे पास एक परिमाण मतलब उसका एक वैल्यू, ठीक है, और साथ में उसमें रहेगा क्या, डायरेक्शन, दिशा, कि जिसमें आपको अगर हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं तो वेक्टर का मतलब क्या होता था कि मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड मतलब उसका कोई एक वैल्यू होगा और साथ ही साथ उसमें क्या होगा, उसमें होगा डायरेक्शन, ठीक है। ये दो चीज जब रहेगा तो हम कहेंगे उस फिजिकल क्वांटिटी को कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी। वहीं पर जब हम बात करेंगे अदिश राशि का, तो अदिश राशि का मतलब क्या हुआ कि जिसके पास सिर्फ परिमाण होगा, क्या होगा, सिर्फ परिमाण, उसके पास दिशा नहीं होगा। मतलब स्केलर की बात अगर हम करने जा रहे हैं तो वहां पर केवल होगा मैग्नीट्यूड, ठीक है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होगा। अब इसको समझते हैं, जैसे कि एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल बल का, फोर्स, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं फोर्स। तो फोर्स में अगर हम बोलते हैं कि एक मान लो कि बॉक्स रखा हुआ है और इस पर फोर्स लगा, 5 न्यूटन का फोर्स लगा, जैसे ये बात बोले तो जो 5 न्यूटन लगाए, ये 5 जो वैल्यू है ये क्या बता रहा है, उसका परिमाण कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो मैग्नीट्यूड कितना का है, मैग्नीट्यूड है 5 का, ठीक है। लेकिन मजेदार बात ये है कि देखो अगर हम कहते हैं, अगर इस फिगर को देखो गौर से और हम यहां पर तुमको समझाना चाहेंगे कि अगर हम इस फिगर में एक काम करते कि यहां से इस डायरेक्शन में लगाते 5 न्यूटन का फोर्स और इस डायरेक्शन में भी हम लगाते 5 न्यूटन का फोर्स, दिख रहा होगा फिगर, ठीक है। अगर हम इस बॉक्स पर 5 न्यूटन का फोर्स दोनों तरफ से इक्वली ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं और सिंपल भाषा में बात करें कि एक बॉक्स है जिस पर 5 न्यूटन का फोर्स हम लगाए और उसी बॉक्स पर 5 न्यूटन का फोर्स तुमने लगाया, तो टोटल फोर्स कितना हुआ। अगर हम इसको पैसा में बात करते हैं तो तुम्हारे पास 5 रुपया है और 5 रुपया तुमको हम भी दिए, टोटल तुम्हारे पास कितना हो गया, तुम कहोगे 10 रुपया हो गया। लेकिन यहां पर अगर हम देखें इस फिगर को तो 5 न्यूटन का जब फोर्स इस तरफ से लगा और 5 न्यूटन का फोर्स इस तरफ से लगा, जब दोनों तरफ से लगा 5 न्यूटन का फोर्स, तो तुमको भी दिख रहा होगा कि मेरा जो वस्तु है वो अब चलेगा नहीं, क्योंकि एक तरफ से 5 और दूसरी तरफ से 5, मतलब बराबर लगा, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। रिजल्ट कितना हो गया, रिजल्ट हो गया वहां पर 0। मतलब क्या हुआ, जब हम फोर्स को समझा रहे हैं तो केवल 5 न्यूटन के बोलने से मेरा काम नहीं चला, हमको बताना पड़ा कि वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। जब तक डायरेक्शन को हम नहीं बताएंगे तब तक फोर्स का कंप्लीट डिफिनेशन, फोर्स को कंप्लीट रूप से हम समझा नहीं पाएंगे कि फोर्स था कितना और कहां लगा, मतलब फोर्स था कितना और कहां लगा। ये दो बात जब तक नहीं बोलेंगे तब तक तुम्हारे पास पूरा क्वांटिटी को समझाने के लिए तुम्हारे पास मटेरियल नहीं होगा। तो ये बताया कि फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको समझाने के लिए आपको परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। यानी यहां से हम क्या कहेंगे कि फोर्स जो मेरा है वो क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आया। लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसको समझाने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सिंपल सा यहां क्वेश्चन था कि कौन स्केलर है। याद रखो फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन वेक्टर है, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सीलरेशन भी वेक्टर है। और वेलोसिटी के ऑपोजिट में अगर हम बात करेंगे कि वेक्टर अगर वेलोसिटी है
तो स्केलर में क्या होता है, स्केलर में तुमको मिलेगा स्पीड, ठीक है, चाल और वेग, दो वर्ड है, चाल और वेग। जब चाल बोलते हैं तो चाल हुआ यानी स्पीड जो हुआ वो स्केलर है, उसको केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। लेकिन जब हम वेग की बात करते हैं, जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, तो उसको डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। तो वेलोसिटी मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी के चेंज करने का रेट, मतलब वेलोसिटी जब चेंज की तो वो किस दर से चेंज की, उसको हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन। तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यहां पर एक वर्ड है प्रेशर, दाब। दाब जो होता है वो होता है स्केलर। दाब में डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। मतलब प्रेशर जो, जैसे मान लो हम इसको समझाए, जैसे समझाए, एक बर्तन है, इसमें हम कोई गैस डाल दिए, ठीक है। ये गैस चारों तरफ प्रेशर लगाना शुरू किया, और ये प्रेशर किधर लगा रहा है इससे कोई मतलब नहीं, उसका सीधा सा मतलब होता है वो पूरे बर्तन पे लगा रहा है। मतलब राइट की ओर, लेफ्ट की ओर, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं, मतलब वहां पर डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। दाब मतलब हुआ फोर्स पर यूनिट एरिया, कि एक यूनिट एरिया में टोटल कितना फोर्स लगा, उसी को दाब कहते हैं। तो उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो दाब को जब समझाना है हमको, प्रेशर जब समझाना है, तो यहां पर डायरेक्शन का कोई लेना देना होता नहीं है। इसीलिए ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका स्केलर, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि बताओ इसमें स्केलर कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दाब। जैसा कि वो बताया, प्रशांत ने बताया, बहुत अच्छा बताया, वो प्रेशर उसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। फिर पूछा गया कि बताओ इसमें वेक्टर कौन है। अब की पूछा जा रहा है कि अब की सदिश राशि कौन है, ठीक है। तो सदिश राशि कौन है ये आपको पहचानना है। तो ध्यान से समझ लो, संवेग समझते जाते हैं एक फिजिकल टर्म को, संवेग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है मास, मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान, और उसको मल्टीप्लाई कर दो वेलोसिटी से, इसको कहते हैं संवेग। अगर समझना है तो समझो संवेग होता क्या है। कोई एक पत्थर का टुकड़ा लो, ठीक है, और उस पत्थर के टुकड़े को, जैसे इस पेन को हम अपने हाथ पे ऐसे करके गिराए, हल्का सा, हमको कोई कुछ महसूस नहीं हुआ, हमको कोई चोट महसूस नहीं हुई। लेकिन वही इस पेन को अगर हम जोर से फेंक के मारते, मतलब मास तो वही है, द्रव्यमान तो इसका वही है, लेकिन इसको हमने साथ में क्या दे दिया, वेलोसिटी दे दिया। अब जब मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किए तो वो कन्वर्ट होगा जाके तुम्हारा, कहां जाके, वो तुम्हारा कन्वर्ट होगा फोर्स में। अब तुमको चोट लगेगी। इसी टर्म को फिजिक्स में कहा जाता है संवेग। मास को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, वेलोसिटी से। ध्यान से समझ लो इस चीज को। वेलोसिटी क्या था, अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी था। वेलोसिटी क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी था। मास क्या है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर के साथ, स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर के साथ। समझने के लिए समझ लो, स्केलर का मतलब कोई भी नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी नंबर। तो कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई किए वेक्टर के साथ, तो आंसर जब भी आएगा तो वो एक वेक्टर ही आएगा। यानी कि ये जो रिजल्ट बनेगा वो एक वेक्टर ही बनेगा। यानी मोमेंटम को हम कहेंगे तो मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपका आंसर यहीं पे निकल गया, इसका आंसर होगा मोमेंटम। अब दाब को भी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया, ये स्केलर है, ठीक है। ऊर्जा, कार्य, ठीक है। यहां पे एक और नाम ला लो, शक्ति, पावर, जिसको हम लोग कहते हैं यहां पर पावर। ये सारा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एनर्जी में कोई डायरेक्शन नहीं होगा। मतलब अगर बोलोगे तुम्हारे पास 5 जूल का एनर्जी है पूरब की ओर, तो ये समझ में नहीं आएगा। एनर्जी मतलब मेरा ये एनर्जी है, इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। कार्य का मतलब काम है, हमने काम कर दिया, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। शक्ति का मतलब मेरे में शक्ति है। ऐसा थोड़े कि हम पूरब की ओर जाएंगे तो मेरे पास शक्ति रहेगा और पश्चिम की ओर जाएंगे तो शक्ति नहीं रहेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। यानी कि ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब क्या, ये सभी क्या है, ये सभी स्केलर क्वांटिटी है। तो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि वेक्टर कौन है, तो वेक्टर तो मोमेंटम है। यहां पर सब नोट डाउन करते चले जाना कि स्केलर और वेक्टर का एक बना लो सिंपल सा चार्ट, कि वेक्टर और स्केलर जो जो क्वेश्चन में जो जो मिल रहा है फिजिकल क्वांटिटी उसको लिखते चले जाओ। वेक्टर में हमको क्या क्या मिल गया था, हमको मिल गया एक्सीलरेशन, ठीक है, त्वरण, हमको मिल गया था वेलोसिटी, हमको मिल गया फोर्स, ठीक है, हमको मिला मोमेंटम। ये सारा कौन से लिस्ट में जा रहा है, ये सब जा रहा है वेक्टर के लिस्ट में। वैसे स्केलर में हमको क्या क्या मिला, प्रेशर मिला,
एनर्जी, वर्क, पावर, ये सब कहां मिला? ये सब मिला हमको स्केलर में। चार्ट बनाते चले जाओ, तुमको और काम देगा ही ये क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन है वेक्टर कौन नहीं है, मतलब क्या हुआ? वेक्टर नहीं है मतलब क्या पूछ रहा है? स्केलर कौन है, ठीक है। सदिश कौन नहीं है, तो अदिश पूछा जा रहा है, यानी हमको बताना है अदिश। अभी हम बोले चाल और वेग, तुमको समझाए कि चाल और वेग में चाल जब बात करोगे तो ये स्केलर है, ठीक है, ये वेक्टर है। दोनों का फॉर्मूला में क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। दोनों लगभग एक ही बात बोलता है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से बोलता है। समझ में तुमको ऐसे आएगा, मान लो ए पॉइंट पर एक वस्तु है और बी एक पॉइंट है, इसके बीच की दूरी मान लो एस है। तो यहां पर कोई वस्तु था ए पॉइंट पर और ट्रेवल करके चला गया कहां पर? बी पॉइंट पर। कितना दूरी तय किया? एस दूरी, मान लो टी समय में दूरी तय किया। तो अगर हम बात करेंगे चाल कितना है, यानी स्पीड कितना है, तो स्पीड निकलेगा दूरी बटे समय। अगर हम बात करेंगे वेलोसिटी यानी वेग, वेग कितना है, तो वो भी निकलेगा दूरी बटे समय। लगा यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, ये दूरी नहीं बोलता, ये बोलता है डिस्प्लेसमेंट, कि आपका पोजीशन कहां चेंज हुआ। मैंने पहले आप यहां पे थे, अब आप कहां पे आ गए? यहां पर, तो ये आपका पोजीशन चेंज हुआ। लेकिन इसको समझ में तुमको कहां पे आएगा? ये वाला कॉन्सेप्ट में तुमको आएगा यहां पर। अगर एक सर्कुलर पाथ है और एक वस्तु यहां ए पर था और पूरे साइकिल में घूमकर फिर से ए पे पहुंच गया, तो अगर हम बात करें दूरी कितना तय किया, इसने दूरी कितना तय किया, अगर मान लो इसका रेडियस r है तो 2 पाई r परिधि का फॉर्मूला था, ठीक है। यानी टोटल दूरी कितना तय किया, तो दूरी उसका हो गया 2 पाई r, इतना दूरी तय किया उसने। लेकिन अगर हम पूछे कि नहीं बताओ विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कितना का हुआ, ठीक है, विस्थापन कितना का हुआ, डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना का है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, पहले वो कहां पे था? ए पॉइंट पर, पूरा साइकिल घूम के अब कहां पे पहुंचा? ए पॉइंट पर। तो पोजीशन चेंज हुआ, पहले कहां पे था? ए पर, अब कहां पर है? ए पर ही है, यानी कि विस्थापन कितना हो गया? 0। तो जब यहां से हम चाल निकालेंगे तो चाल तो मिल जाएगा, क्योंकि दूरी तय हुआ था, 2 पाई r दूरी तय किया, कुछ टाइम तो लगा ही होगा। लेकिन जैसे हम वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया था? 0। तो 0 हो गया, यानी कि उसका वेग कितना हुआ? तो वेग 0 हो गया। तो वेग को डायरेक्शन से मतलब है, लेकिन स्पीड को डायरेक्शन से मतलब नहीं है। यानी स्पीड क्या होगा? ये होगा स्केलर, वेग क्या होगा? वो होगा वेक्टर। बल आघूर्ण, बल अभी हम बोले फोर्स के बेस में बताए तुमको हम कि फोर्स क्या होता है, फोर्स हमेशा वेक्टर होता है। तो बल आघूर्ण, आघूर्ण का मतलब क्या हुआ? जब हम लीनियर मोशन में बात करते हैं, मतलब एक रैखिक रोड पर सीधा चल रहे हैं, तब तक हम लोग बल की बात करेंगे। लेकिन जब हम रोटेशन में जाएंगे, मतलब गोल गोल घूमना शुरू कर दिए, एक ऐसे एक एक्सिस है, इसके चारों तरफ घूमना शुरू कर दिए, तो सारा कॉन्सेप्ट वैसे ही लगेगा, बस नाम बदलेगा, ये हो जाएगा। अब बल की जगह क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण। तो जब बल था वेक्टर, तो बल आघूर्ण क्या होगा? ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। विस्थापन अभी समझाया है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को क्या मतलब है? वेक्टर है, इसको डायरेक्शन से मतलब है। तो अभी जो लिस्ट बनाया उसमें 2 नाम और जुटेगा। क्या नाम जुट जाएगा? एक नाम जुट जाएगा तुम्हारा कि वेक्टर में तुमको मिल गया क्या? टॉर्क मिल गया, ठीक है। यहां पे तुमको डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया, वेलोसिटी ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, ठीक है। यहां पे तुमको स्पीड मिल गया, यहां पे तुमको डिस्टेंस मिल गया। तो ये तुम्हारा चार्ट धीरे धीरे लंबा होता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बस सीधी सड़क पर चल रही है और अचानक दाहिनी और एक तीखा मोड़ लेती है, बस में बैठे यात्री कैसे मूव करेंगे? ठीक है, ए बस इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ एंड टेक्स ए शार्प टर्न टू द राइट साइड सडनली। ये क्वेश्चन तुम्हारा कहां पर है? ये क्वेश्चन आता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। न्यूटन का पहला नियम, बहुत सिंपल भाषा में समझो, मोस्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब क्या होता है? इनर्शिया मतलब होता है कि जो वस्तु जिस पोजीशन में है वो उसी में रहना चाहता है जब तक कि उसको बाहर से कोई तंग ना करे। जैसे तुम सोए हुए हो तो तुम सोए ही रहना चाहोगे जब तक तुमको कोई उठा ना दे। तो यहां पर फिजिक्स में यह नियम कहा कि अगर कोई वस्तु है और ये अगर मूव कर रही है वेलोसिटी v से, तो ये तब तक वेलोसिटी v से ही मूव करते रहेगी जब तक इसको बाहर से कोई रोकने की कोशिश ना करे। ठीक है,
अगर कोई वस्तु रखी हुई है, रुका हुआ है, तो वो रुका ही रहेगा जब तक उसको कोई बाहर से आकर मूव ना कराए। ये इनर्शिया का लॉ है। अब इसको समझो क्या हो क्या रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल बस का। एक बस है, ठीक है, बस में यहां पर एक पर्सन है जो खड़ा है, ठीक है। अब ध्यान से समझते जाना क्या क्या हुआ इसके साथ। बस में एक पर्सन जो है वो खड़ा है, सिंपल है, बस अभी रुकी हुई है। बस जो है अभी बस की वेलोसिटी 0 है, मतलब बस रुका हुआ कंडीशन में है। अब जब पर्सन खड़ा है, बस भी खड़ा है, तो हुआ क्या, सब कुछ रुका हुआ है, सब जगह 0 है। यानी इसका जो पैर यहां कांटेक्ट में आया हुआ है, ये पैर जो है वो भी रुका हुआ है और पूरा बॉडी भी स्ट्रेट रुका हुआ है, कहीं पे कोई मूवमेंट नहीं है। अचानक से बस चलना स्टार्ट कर दी वेलोसिटी v से आगे की ओर। अचानक बस क्या किया, एक्सीलरेटर दबाया, बस आगे की ओर मूव कर गया। जैसे बस आगे की ओर मूव करेगी, जो पैर यहां कांटेक्ट में था सरफेस के साथ, क्योंकि सरफेस पूरा मूव कर गया आगे की ओर, पैर सटा हुआ है तुरंत, तो पैर भी आगे मूव कर गया। बट अपर पार्ट जो है बॉडी का, जो अपर पार्ट है बॉडी का, इसको तो भाई पता भी नहीं है कि मूव करना है, क्योंकि ये कहां था, न्यूटन फर्स्ट लॉ में पूरा बॉडी जो था वो रेस्ट कंडीशन में था। लेकिन पैर चूंकि सरफेस पे था, सरफेस मूव कर गया आगे, तो पैर भी आगे मूव किया। तो बॉडी तो बोला कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, हम रुके रहेंगे, हम तो बढ़ेंगे नहीं। रिजल्ट क्या होगा, पैर आगे निकल गया, बॉडी यहीं रह गई। मतलब क्या हुआ, पैर ऐसे निकल गया और बॉडी यहीं रह गई। मतलब हुआ क्या, फाइनली आपको क्या महसूस हुआ कि हम पीछे की ओर झटका लगा, हमको, हम पीछे की ओर गए। पैर आगे निकला, आपकी बॉडी वहीं पर है, पैर आगे निकला तो आप कहां जाएंगे, आप पीछे की ओर जाएंगे। तो जब बस अचानक से चलना स्टार्ट करेगी, तो बस अगर आगे जा रही है तो आप कहां गए, पीछे की ओर। वैसे ही जब बस चलने लगी, धीरे 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 आपके पूरे बॉडी को मोशन मिल गया, तो पूरा बॉडी भी आगे मूव कर रहा है। अचानक बस ब्रेक मारी, सरफेस के साथ पैर सटा हुआ है, तो पैर रुक गया। लेकिन बॉडी को क्या पता है कि हमको आगे ही जाना है, तो वो आगे की ओर झुकती है। तो दो कंडीशन यहां पर है। अगर बस अचानक से, रुकी हुई बस थी, अचानक से चलना शुरू कर दी, बस आगे की ओर गई, तो आपका बॉडी कहां गया, पीछे की ओर। वैसे ही अगर आप चल रहे हैं, बस ने ब्रेक मारा, तो पैर कहां, मतलब बॉडी कहां गया, आगे की ओर, ठीक है। तो वैसे ही पूछा क्वेश्चन कि बस जो है अचानक से दाहिना मोड़ ली, अचानक से कहां मोड़ ली, राइट हैंड साइड मोड़ ली, तो आप कहां जाएंगे, तो ऑब्वियसली आप कहां जाएंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे। यानी कि आप बाईं ओर क्या करेंगे, आप झुकेंगे। ये फर्स्ट लॉ का 2-3 एग्जाम्पल है जो आपको लगातार एग्जाम में दिखता रहता है। ये 68 के बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि किसी वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात में अगर करें, मतलब संवेग और वेग का अनुपात ले तो हमको क्या मिलेगा। अभी जस्ट बताया तुमको संवेग का फॉर्मूला क्या था। संवेग का जो फॉर्मूला था वो था मास इंटू वेलोसिटी, और क्या बोल रहा है, उसको वेग के साथ अनुपात करो, मतलब वेग से उसको डिवाइड कर दो। तो वेग से डिवाइड कर देते, क्या मिला, मास मिला, यानी द्रव्यमान मिला। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, ठीक है। ये क्या किया, केवल फॉर्मूला का यूज करवाया कि बताओ संवेग है, उसको हम डिवाइड कर दिए वेलोसिटी से, तो क्या मिलेगा हमको, ऑब्वियस बात है हमको मास मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है, वेक्टर क्वांटिटी कौन नहीं है। इसका आंसर आप लोग खुद ही देख लो, अब ये बताया जा चुका है कई बार। अब पूछा गया है कि वेक्टर क्वांटिटी कौन नहीं है। ऑप्शन दिया स्पीड, वेलोसिटी, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, नन ऑफ दी, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, ये है फुटबॉल के खेल में गोलकीपर गोल पर शॉट मारी गई गेंद को पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ये 2-3 एग्जांपल तुमको ये दिखेगा यहाँ पे फिजिक्स का। फिर से ये सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ क्वेश्चन बता चुके हैं, ये सेकंड लॉ क्वेश्चन है। न्यूटन का सेकंड लॉ, संवेग पर बात किया। संवेग जो जस्ट पढ़ा है कि संवेग क्या होता है, मोमेंटम। तो न्यूटन सेकंड लॉ जो था वो इस पर था कि मोमेंटम, चेंज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। मतलब मोमेंटम के बदलने से, मतलब एक बॉल है, m मास का बॉल है, v वेलोसिटी से चल रहा था, थोड़ी देर बाद उसका वेलोसिटी u हो गया, ठीक है। मास तो वही रहेगा, मास तो बदलेगा नहीं। तो संवेग पहले उसके पास कितना था, मास इंटू वेलोसिटी, बाद में संवेग कितना हो गया, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब चेंज कितना हुआ संवेग में, चेंज कितना हुआ, तो चेंज निकालेंगे तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं। ये क्या निकला, चेंज निकला। चेंज का रेट, मतलब चेंज को डिवाइड किससे करना है, टाइम से। चेंज को डिवाइड किससे करना है, टाइम से। इसी का नाम रखा गया फोर्स। यही है न्यूटन
सेकेंड लॉ। अब देखो इसको कहां दिखता है, क्रिकेट खेले हो अगर, तो क्रिकेट में क्या होता है, कैच हम लोग लेते हैं, तो कैच जब लेते हैं तो हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। हुआ क्या, बॉल जब आ रहा था हमारे हाथ के पास, तो बॉल ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था, ऑब्वियसली उसका स्पीड ज्यादा होगा, उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो वो हाई वेलोसिटी से नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, तुम क्या किए, तुम कैच लेके वहीं पर हाथ को रोक दो। मतलब क्या हुआ, जैसे तुम्हारे हाथ में बॉल आया तुम हाथ को वहीं रोके हुए हो, तो बॉल तो आ तो रहा था बहुत हाई स्पीड से, और तुम्हारे हाथ पे अगर टकराया और उसका स्पीड कितना हो गया, 0। मतलब अगर मान लो कि वो भी वेलोसिटी से आ रहा था, मास था उसका m, और इतना मोमेंटम लेके आ रहा था, फाइनली तुम उसको कहां पहुंचा दिए, 0 पर, और उसको तुम डिवाइड कर दो टाइम से, इसको क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। अब हम बोल रहे हैं कि नहीं, हम उसको रोकते नहीं, हम उसको पकड़ते और धीरे धीरे नीचे लाते। मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ उसको वेग देते, कुछ ना कुछ वेग देते, मतलब नीचे ला रहे होते, क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो उसको स्पीड दिए हम। तो अगर कुछ ना कुछ स्पीड दिए होते तो मास इंटू वेलोसिटी माइनस समथिंग कुछ भी डिवाइडेड बाय टी। अब बताओ दोनों में अगर हम फोर्स को निकालें तो फोर्स का वैल्यू इस कंडीशन में F1 मान लो, इस में F2 मान लो, तो F1 और F2 में अगर कंपेयर करें तो कौन बड़ा होगा, F1 बड़ा होगा कि F2 बड़ा होगा। तो देखो mv में ही घटना कुछ ना कुछ है, अब इसमें हम कुछ नहीं घटा रहे हैं, तो जो है उतना को डिवाइड के टाइम से, इसमें कुछ तो घटाए, यानी छोटा हुआ, अब उसको डिवाइड के टाइम से, तो ये वैल्यू जो F2 का होगा वो हमेशा छोटा होगा F1 से। मतलब क्या हुआ, फोर्स कम लगेगा। फोर्स का मतलब क्या हुआ, चोट कम लगेगा भाई। अगर तुम रोक दोगे तो वहीं पे तुमको बहुत कस के चोट लगेगा, अगर खींच लिए हाथ को तो तुमको चोट तो लगेगा लेकिन कम चोट लगेगा। तो बॉल को पकड़कर हाथ को पीछे की ओर खींचना, एक्चुअल में तुम क्या किया, जिस संवेग से बॉल आ रहा था उसके संवेग को हम कम करने की कोशिश किए, 0 नहीं किए, कम करने की कोशिश किए। कम इसलिए किए कि कुछ वैल्यू रहेगा तो घटेगा, तो मेरा फाइनल वैल्यू कम हो जाएगा। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि संवेग परिवर्तन की दर को कम करने की कोशिश नहीं, परिवर्तन की दर नहीं कम कर रहे हैं। ठीक है, हाथों पर गेंद द्वारा लगाए गए बल को बढ़ाने में, गेंद पर बड़ा बल लगाने में हाथ, ये आपका आंसर कहां पर है, यही है आपका संवेग को कम करने की कोशिश की जा रही है। डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड लॉ का क्वेश्चन। और इसी में देखो पूछा बल किसका गुणनफल है। अब देखो अभी फॉर्मूला निकाले, फोर्स का क्या निकाले, मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब फाइनल सम मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी। कुछ मत करो, एम को बाहर निकालो, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। देखो v माइनस यू क्या है, वेग के परिवर्तन का दर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग एक्सीलरेशन, त्वरण। तो मास इनटू एक्सीलरेशन, ये फॉर्मूला किसका निकल गया, ये फॉर्मूला निकल गया आपके बल का। तो बोला द्रव्यमान और वेग, नहीं, द्रव्यमान और त्वरण, हाँ द्रव्यमान और त्वरण। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा क्वेश्चन, यानी कि केवल फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन पूछ के आपको छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथने से दूध से क्रीम का, बस इसमें दिमाग बढ़ा देते हैं। देखो सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन में दो तरह का फोर्स लगता है। ठीक है, याद रखना हमेशा, सर्कुलर मोशन में दो तरह का फोर्स लगता है। एक फोर्स जो वस्तु अगर यहां पर मूव कर रही है इस तरीके से, तो एक फोर्स अंदर की ओर आएगा, एक फोर्स बाहर की ओर जाएगा। एक फोर्स क्या होगा, अंदर की ओर आएगा, एक फोर्स बाहर की ओर जाएगा। जो अंदर की ओर फोर्स आता है उसको कहते हैं हम लोग अभिकेंद्र फोर्स, उसको कहते हैं अभिकेंद्र। और जो बाहर की ओर लगता है उसको कहा जाता है अपकेंद्र हिंदी में, और इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, अब दिमाग में बिठा कर रखो, दोनों फोर्स जरूरी है, दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर रहेगा और दोनों लगेगा। अगर लगेगा नहीं तो होगा क्या, अपने समझो, मान लो ये फोर्स नहीं होता, बाहर वाला फोर्स नहीं होता, ठीक है, तो केवल वस्तु पे कहां फोर्स लगा, अंदर की ओर, यानी वस्तु कहां की मूव करेगी, अंदर की ओर गिरेगी और जाके सेंटर पे गिर जाएगी। मतलब सर्कुलर पाथ में अगर आप घूमने की कोशिश किए, आप अंदर की ओर गिर जाएंगे। ठीक है, आप कहां होंगे, आप अंदर की ओर गिर जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि आप पर एक ही फोर्स काम कर रहा है जो आपको अंदर की ओर खींच रहा है, तो गारंटेड आप अंदर गिर जाएंगे। ऐसा होता नहीं है,
दूसरा फोर्स अगर ये ना होता, केवल बाहर की ओर फोर्स लगता, तो सर्कुलर पाथ को छोड़कर आप बाहर निकल जाते। ठीक है, सर्कुलर पाथ को छोड़ के कहां आप बाहर निकल जाते। ठीक है, ये दोनों फोर्स लगेगा और दोनों एक दूसरे के बराबर होगा और एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। दोनों फोर्स क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा और एक दूसरे के अपोजिट होगा। तभी यहां पर जो व्यक्ति है वो सीधा होकर इस पाथ पर मूव करता रहता है। ठीक है, दिमाग में बिठा लो, दो तरह का फोर्स, सर्कुलर मोशन में दो तरह का फोर्स है। एक लगा सेंटर की ओर, अंदर की ओर खींचा, जिसको कह रहे हैं हम लोग अभिकेंद्र फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक लगा जो सेंटर से बाहर ले गया आपको, जिसको कहते हैं हम लोग अपकेंद्र यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब क्वेश्चन तुमको कोई भी पूछे, बस यही दोनों फोर्स को याद रखो और सोचना कि क्या होगा। जैसे क्वेश्चन बोला कि मथने से दूध से क्रीम बाहर निकलता है, मतलब क्या हुआ, सर्कुलर पाथ में ऐसे गोल गोल मथते हैं तो क्रीम कहां गया, बाहर की ओर। तो बाहर की ओर तुमको कौन सा फोर्स लग रहा था, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, अब केंद्रीय फोर्स, यानी कि क्रीम जो बाहर चिपक रहा है वो किसके कारण चिपक रहा है, मतलब बाहर की ओर फोर्स कौन सा लग रहा था, सेंट्रीफ्यूगल लग रहा था। यानी कि क्रीम बाहर किस फोर्स से बाहर निकला, तो सेंट्रीफ्यूगल से बाहर निकला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। ये फ्रिक्शन का क्वेश्चन। फ्रिक्शन क्या होता है, एक सरफेस है, इसके ऊपर दूसरा एक बॉक्स है, ये मूव कर रहा है, तो सरफेस जो आपस में टच हुआ तो उल्टा फोर्स लगता है। मतलब अगर ये आगे की ओर मूव करना चाह रहा है तो ये सरफेस इस पर बैक साइड, उल्टा साइड फोर्स लगाएगा, तुमको नहीं देंगे मूव करने। उसका मतलब यही है, इसको कहते हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स। इसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर दो सरफेस आपस में, एक आगे जाना चाह रहा है, एक पीछे जाने रोक रहा है उसको, तो दोनों टकराया, घिसा हुआ, होगा क्या, उष्मा उत्पन्न होगी। आप अपने हथेली को लेकर ऐसे रगड़िए, आपको गर्मी महसूस होगा। ये फ्रिक्शन है कि दो सरफेस आपस में टच करके अगर आगे एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करना शुरू करेगा तो वहां पे क्या उत्पन्न होगी, उष्मा। तो पूछ रहा है भाई कि कौन सी ऊर्जा परिवर्तन होती है, घर्षण बल में शामिल होती है। तो बताओ, अगर मूव करेगा तो गतिज ऊर्जा, अब उसका परिवर्तन कहां हुआ, उष्मा ऊर्जा में। ठीक है, अगला भी समझ लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। रुका हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, रुका रहने, मतलब आपके स्टैटिक कंडीशन के कारण। तो रुका हुआ में घर्षण होगा क्या, ये इस पर ऐसे रखा हुआ है, केवल घर्षण होगा, नहीं होगा घर्षण। जब घर्षण नहीं होगा तो क्या होगा, उष्मा उत्पन्न नहीं होगी, यानी ये नहीं है। केमिकल एनर्जी, वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है क्या, कहीं कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। ये है काइनेटिक, मूवमेंट के कारण क्या आया, काइनेटिक एनर्जी, और फ्रिक्शन के कारण क्या उत्पन्न हो, किसमें बदल गया वो, हीट में। तो पूछा आपसे कि घर्षण के कारण कौन सा ऊर्जा किसमें बदलता है, तो काइनेटिक कन्वर्ट होता है आपका हीट एनर्जी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गति को परिभाषित करने वाला पहला व्यक्ति कॉलेज जी का क्वेश्चन है, इसको याद रखो हमेशा। गति को समझाया गया था गैलीलियो के द्वारा। गैलीलियो ने सबसे पहले बताया था S बराबर VT, ये फॉर्मूला, दूरी बराबर वेग गुना समय, ये फॉर्मूला का मतलब खोज करने वाला व्यक्ति गैलीलियो था। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन या फोर्स को डिफाइन किया। केपलर प्लानेटरी मोशन, ग्रहों के मूवमेंट को समझाया है। ठीक है, तो ये आपको इसका आंसर गैलीलियो, तो सिंपल जीएस का क्वेश्चन था कि कौन क्या किया है। फिर बोला गया बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को इसमें से बदलने के लिए। बॉल बेरिंग सुने होंगे, साइकिल में, मोटरसाइकिल में देखते हो चक्का में पतला पतला गोली होगा तो लगा रहता है, वो क्या करता है, वो देखो क्या करता है, वो फ्रिक्शन को कम करता है। अगर एक लेयर पर दूसरा लेयर डायरेक्ट रहता तो फ्रिक्शन ज्यादा लगता। ठीक है, तो क्या करता है, उसमें छोटा छोटा गोली डाल देता है। अब गोली के कारण क्या हुआ कि सर्कुलर गोली, सर्कुलर है वो, तो सर्कुलर में कांटेक्ट टच पिन पॉइंट पे होता है, और अगर सिंपल रख देते तो पूरा का पूरा कांटेक्ट टच होता। अगर जितना आपका सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट बढ़ेगा उतना फ्रिक्शन बढ़ेगा, जितना कांटेक्ट कम रखोगे उतना आपका फ्रिक्शन कम होगा। तो यहां पे बोला गया कि बॉल बेरिंग का यूज हम लोग क्या करते हैं, किस चीज को, स्टैटिक फ्रिक्शन को किसमें कम करने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियसली वहां पर रोलिंग होता है, चक्का में क्या होता है, ऐसे गोल चक्का होता है, यहाँ पे होता है, इस पे हम लोग ऐसे ऐसे गोल 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 करके यहाँ पे बेरिंग डाला रहता है, और ये इस पॉइंट से कनेक्टेड रहता है, जिसके कारण से फ्रिक्शन कम जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन में कार्य का सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन क्या, अभी जस्ट बताया सेंटीमीटर और सेंटीफ्यूगस। वॉशिंग मशीन में भी गोल गोल घूमता है कपड़ा,
और जो गंदगी होती है वो कहां रहती है, बाहर की ओर निकलती है। तो बाहर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा था, तो बाहर की ओर से लग रहा था तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अगेन सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा। ठीक है, ये है टू ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट मास फॉलिंग नियर द सरफेस ऑफ द मून। अब आ गया ग्रेविटेशन का क्वेश्चन, फ्री फॉल। फ्री फॉल में रट जाओ, हम सिंपल समझा देते हैं। एक हाइट h है, यहां पर हम 4 प्रकार का बॉल ले लें, जिसका जो द्रव्यमान लेना है ले लो। ये 5 किलो का है, ये 1 किलो का है, ये 100 ग्राम का है, ये 5 ग्राम का है। सबको एक ही हाइट h से वर्ड केवल पकड़ना, फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब होता है कि हमने किसी को कोई वेग नहीं दिया, ऐसे बॉल है ऐसे करके इसको ड्रॉप कर दिए, छोड़ दिए, जाओ नीचे। हम फेंक नहीं रहे, फेंकेंगे तो वेग देंगे। फ्री फॉल का मतलब है स्वतंत्र रूप से गिरती हुई। ठीक है, ये है फ्री फॉल। मतलब क्या हुआ, अगर फ्री फॉल कराया है सबको तो सभी जो है एक ही टाइम में, मतलब अगर बोल रहे हैं कि 5 सेकंड में गिरा तो ये भी 5 में, ये भी 5 में, ये भी 5 में, ये भी 5 में, उसको इस द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं रहता है। द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो एक ही टाइम में नीचे गिरेगा। दूसरा, सब पर ग्रेविटेशन का बराबर फोर्स मतलब एक्सेलरेशन लगेगा, जी सब पर बराबर होगा, एक्सेलरेशन सबका बराबर होगा। वेलोसिटी कहीं पर भी नाप लो, सबका वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी आएगा वो सबका बराबर होगा। तो क्या क्या बराबर हो रहा है, देखो टाइम बराबर होगा, पहला वेलोसिटी बराबर होगा, एक्सेलरेशन जिसको हम जी से दिखा रहे हैं ये हर वस्तु का सेम होगा, हर वस्तु का सेम होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे पढ़ते हैं क्या बोला, विभिन्न त्वरण प्राप्त करेगी। अभी क्या बोले कि त्वरण सबका सेम होगा जी, यानी विभिन्न तो नहीं होगा। उनकी जड़ता में परिवर्तन होगा, जड़ता का मतलब बोल रहा है कि उसका जो स्थिति है उसमें चेंज होगा। स्थिति कैसे, जो गिर रहा है तो गिरता ही रहेगा, उसको रोकने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। किसी भी क्षण समान वेग, हम बोल रहे हैं उसका वेलोसिटी हमेशा बराबर रहेगा, यानी वेग समान रहेगा। समान परिमाण के बल का अनुभव, बल का बराबर होना पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि बल का फॉर्मूला जब हम पढ़ते थे मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो तुम सबका अलग अलग ले लियो, जब सबका द्रव्यमान अलग अलग है तो बल भी सबका अलग अलग होगा। तो समान परिमाण के बल नहीं, असमान परिमाण होगा, क्योंकि बल डिपेंड कर रहा है द्रव्यमान पर भी, और द्रव्यमान सबका अलग अलग है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये क्वेश्चन आपको बराबर दिखेगा, बीपीएससी कई बार पूछती है। इफ द स्पिनिंग ऑफ स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीज देन द वेट, ये समझो अर्थ घूम रही है, अभी बताया सेंटीमीटर और सेंट्रीफ्यूगल, बाहर की ओर जो फोर्स लग रहा है और अंदर की ओर, ध्यान से समझना, जब अर्थ है चूंकि पूरा अर्थ ही घूम रही है तो 2 फोर्स लगा, एक बाहर की ओर, एक अंदर की ओर, जिस कारण से यहां पे वस्तु को सीधा खड़ा रह गया। अब हम पूछते हैं वस्तु का वजन, जो वेट की बात करते हैं, तो वेट लग रहा है इसके कारण, mg कारण अंदर की ओर। ठीक है, लेकिन इक्वेटर पे क्या होता है, जैसे नजदीक जब तुम पहुंच गए इक्वेटर पे, तुम्हारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो बाहर की ओर लगने वाला फोर्स है, वो ज्यादा है। वो क्या है, ज्यादा। हम क्या बोले, दोनों लगभग बराबर रहता है, लेकिन जब तुम नजदीक पहुंचोगे तो वहां की स्पीड ज्यादा होगी, घूमने का दर बहुत तेज होगा। तो जहां पे घूमने का दर तेज है वहां बाहर निकलने वाला फोर्स जो है वो ज्यादा है। तो रिजल्टेंट आपका वेट क्या होगा, अंदर वाला फोर्स क्या होगा, कम। अंदर का फोर्स अगर कम है तो अंदर का फोर्स को क्या बोल रहे हैं हम लोग, वेट कर रहे हैं, यानी अंदर का फोर्स कम है, मतलब आपका वेट क्या है, कम है। ये तो और बोल रहा है कि घूर्णन की स्पीड को और बढ़ा दो तो वो वस्तु का भार पर क्या फर्क पड़ेगा, तो और घट जाएगा, कम हो जाएगा वो। ठीक है, ये सिंपल तुमको क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी। फिर 67 का क्वेश्चन है, ये जवाब आप खुद से दे देना। एक पंख है, एक रबड़ की गेंद है और एक लकड़ी की गेंद है, एक साथ निर्वात में समान ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से, गेंद बोला स्वतंत्र रूप से गिर रही है, तो क्या होगा। सबसे पहले पंख पहुंचेगा, रबड़ की गेंद पहले पहुंचेगी, लकड़ी की गेंद सबसे पहले पहुंचेगी, तीनों एक साथ पहुंचेंगे। अभी बताया टाइम सबका सेम रहेगा, तीनों क्या होगा, एक साथ पहुंचेगा। ठीक है, अगर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल अचानक खत्म हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया, मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन जो जी था वो हो गया 0। अब क्या होगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, भार मतलब वेट m इंटू जी,
तो जी को 0 कर दिए तो फाइनली क्या हुआ 0। हाँ, वस्तु का भार तो 0 हो जाएगा, सही बात है, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा, मास m। तो याद रखना मेरा, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। द्रव्यमान आपका इंटरनल प्रॉपर्टी है कि आप जिस मैटर से भी मिलके बने हैं, वो मैटर तो आप में जितना है उतना ही रहेगा, चाहे गुरुत्वाकर्षण रहे चाहे ना रहे। गुरुत्वाकर्षण के कारण आपका वजन बदल सकता है। द्रव्यमान आपका इंटरनल प्रॉपर्टी है, तो वजन याद रखना m इंटू जी, तब आया वजन, और द्रव्यमान केवल m की बात कर रहा है। तो बोला कि अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाए तो भार 0 हो जाएगा। हाँ, भार 0 होगा, क्यों 0 होगा? क्योंकि m इंटू जी, जी का वैल्यू 0, तो फाइनल वैल्यू 0, तो भार 0 होगा, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, यानी ये आपका ऑप्शन सही है। आगे भी पढ़ लो, द्रव्यमान 0 होगा, द्रव्यमान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। द्रव्यमान और भार दोनों 0, द्रव्यमान तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है किसी का। किसी वस्तु का द्रव्यमान 0 कभी नहीं होगा। वस्तु है तो वजन है, चाहे वो मिलीग्राम में हो चाहे वो माइक्रोग्राम में हो, लेकिन वजन तो रहेगा भाई, वजन 0 कभी नहीं हो सकता है। ठीक है। पेंडुलम का समय, ये फॉर्मूला याद रखो, पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई √L/g। पहले समझ लो ये फॉर्मूला, इसको नोट डाउन कर लो। अब हम जो क्या है फिगर, ये है पेंडुलम, एक रस्सी है, उसमें एक बॉल को लटका दिए, अब इस बॉल को धक्का दिए हल्का सा, तो ये बॉल ऐसे ऐसे करके मूव करना शुरू कर दिया, इसको कहते हैं पेंडुलम। मतलब ऐसे लटका हुआ है, ऐसे 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 मूव कर रहा है, इसको कहते हैं दोलन। ठीक है। इसमें 2-3 चीज याद रखना, यहां से यहां तक जाएगा वस्तु, तो यहां से यहां गया, फिर वहां से यहां लौटा, इसको कहते हैं एक साइकिल पूरा हो गया, एक चक्कर पूरा हो गया। मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट, फिर राइट से फिर एक्सट्रीम लेफ्ट, एक चक्कर पूरा हुआ, इसको कहेंगे हम लोग, इसको कहते हैं तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। ठीक है, वर्ड याद रखो किसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है। पहला डेफिनेशन, तरंग दैर्घ्य क्या हुआ कि टोटल उसने एक चक्कर में कितनी दूरी तय की, दूरी तो यहां से यहां तक गई, फिर वहां से यहां तक आई, इसको कहेंगे हम लोग एक तरंग दैर्घ्य, एक साइकिल पूरा। अगला है समय, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब हुआ समय काल, जिसको कह रहा है समय पीरियड का मतलब हुआ कि एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा। ठीक है। टाइम टू कंप्लीट 1 साइकिल, टाइम टू कंप्लीट 1 साइकिल, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और एक टर्म यहां पे और आता है, फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं हम लोग आवृत्ति। बस इसी लाइन को उल्टा बोलता है। ये क्या था, टाइम टू कंप्लीट 1 साइकिल, यानी टोटल कितना, मान लो 5 सेकेंड है, तो 5 सेकेंड में एक साइकिल पूरा करता है। आवृत्ति उल्टा बात करता है, 1 सेकेंड में कितना साइकिल तय करता है। ठीक है। इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कंप्लीटेड साइकिल, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो ये कुछ नाम है क्योंकि तुमको जरूरत पड़ेगा आगे, कभी इससे क्वेश्चन आ जाए तो समझ में तुमको आना चाहिए। अब यहां पे क्वेश्चन क्या था, यहां पे क्वेश्चन था कि टाइम पीरियड पेंडुलम का क्या था। फॉर्मूला देखो क्या है फॉर्मूला, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला, यहां 2 पाई जान रहे हो, एल ये लेंथ है, ये वाला लेंथ, और जी क्या है, एक्सीलरेशन। इसमें कहीं पर इस बॉल का वेट, यानी इसका मास मान लो m है, इस वेट पे बात किया है, नहीं किया। यानी कि पेंडुलम का टाइम पीरियड को इसके बॉल के द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं होता है। तो पहला बात बोला, पेंडुलम का समय काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं, हम फॉर्मूला देख चुके हैं, कुछ निर्भर नहीं करता है। उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, तो हाँ, फॉर्मूला में लंबाई था, एल था, तो उसके लंबाई पर निर्भर करेगा। समय पर निर्भर करता है, टाइम का कोई रोल, टाइम तो निकाल ही रहे हैं, तो डिपेंड क्या करेगा, कुछ नहीं। तापमान पर नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिपेंड ऑन इट्स लेंथ। ठीक है, ये है आपका पेंडुलम वाला क्वेश्चन। उपग्रह को, अगला क्वेश्चन है फिर से ग्रेविटेशन से, उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर उसकी कक्षा में गति करते रहना सुनिश्चित किया जाता है। ये किस कारण से होता है भाई, किस कारण से होता है, सोचो कि ये सैटेलाइट है, ऐसे घूम रहा है अर्थ के चारों ओर, किस फोर्स के कारण, सेंट्रीफ्यूगल के कारण। चलो बात कर, सेंट्रीफ्यूगल कहां लगता था,
बाहर की ओर। अगर बाहर की ओर लगता केवल फोर्स तो वो साइकिल में रहता, साइकिल छोड़ के बाहर निकल जाता। मतलब इस पर बाहर की ओर फोर्स लग रहा है तो ये कहां चला जाएगा, सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करेगा, छोड़ देगा पाथ को। सेंटीपिटल, केवल सेंटीपिटल लगता तो अंदर की ओर गिर जाता, नहीं ये भी नहीं होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, चूंकि अर्थ सैटेलाइट, अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हर वस्तु को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण और वो अपने वेलोसिटी के कारण उसके सर्कुलर पाथ को मूव करता रह जाता है। तो यहां पर पूछता है कि किस बल के कारण सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर घूमता रह जाता है, तो वो फोर्स जो होगा वो क्या है, वो ग्रेविटेशन है। अगर ग्रेविटेशन ही नहीं होता तो वो हमारे साइकिल को नहीं पूरा करता, वो कहीं और चला जाता। फिर बोला गया चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वायुमंडल नहीं है, इसका कारण क्या है। देखो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है पलायन वेग का। पलायन वेग जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा बात बोलता है कि किसी वस्तु को इतना वेग दे दो, इतना वेलोसिटी से फेंको कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन को छोड़ के आगे निकल जाए। मतलब हम इस पेन को इस स्पीड से फेंकें कि ये अर्थ के ग्रेविटेशन को छोड़ के आगे निकल जाए। वो वैल्यू कैलकुलेटेड है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। इस वेग से किसी वस्तु को तुम फेंकोगे तो वो अर्थ से बाहर चला जाएगा। मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल रडार जितना दूर तक अर्थ का ग्रेविटेशन काम करेगा उससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या रोल है हमारी जिंदगी में। इसका देखो रोल है, अभी तुमको बोले हर वस्तु का द्रव्यमान होता है, हर वस्तु के पास कुछ ना कुछ है। तो जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर क्या हुआ, बहुत सारी गैसेज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये वो जितनी गैसेज है, वो गैस अर्थ को ऐसे करके घेरे हुए है। ठीक है, वो ऐसे करके घेरे हुए, क्यों घेरे हुए हैं, क्यों यहीं रुकी हुई है, अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण। अर्थ का ग्रेविटेशन है, अर्थ और जो भी गैस है उसके पास द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को अर्थ अपनी ओर खींचे रखती है और वो हमारे से बंधा हुआ है, इसीलिए वो अर्थ को छोड़कर कहीं और नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वो भी चूंकि मूव कर रहा है, अगर वो मूव करते 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 उसके पास इतना वेलोसिटी हो जाता तो वो क्या होता, वो अर्थ को छोड़ के निकल जाता, वो अर्थ को छोड़ के निकल जाता। तो जितनी गैस है उसका जो वेग है वो जो है वो इससे कम है, इस पलायन वेग के इतना जो मेरा रेंज है इस रेंज से कम रहती है, जिस कारण से वो अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण हमारे चारों तरफ फैली हुई है, हमारे अर्थ पर जीवन संभव है। चंद्रमा पर ऐसा नहीं है। चंद्रमा पर ऐसा नहीं है बोलने का मतलब क्या हुआ कि वहां पर क्योंकि ग्रेविटेशन भी कम है और ग्रेविटेशन के कम होने के कारण वहां पर जो गैसेज है उसके पास जो स्पीड है वो चंद्रमा के पलायन वेग से ज्यादा है। ठीक है, तो वो चंद्रमा को छोड़कर हट गई, जिस कारण से किसी और मेरे ग्रह पर वायुमंडल का निर्माण नहीं हो पाता है। तो यहां पर तुमको ऑप्शन देखना है, पृथ्वी के निकट है, सूर्य से प्रकाश गलत, पृथ्वी की परिक्रमा करते गलत, उस पर गैस अणुओं का जो पलायन वेग है यहां की औसत वर्गमूल से कम है। ठीक है, पलायन वेग चूंकि वहां का कम है और इस कारण से वहां पर वो रुकी हुई नहीं रह पाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेंडुलम पर है, अभी बताया पेंडुलम का सारा कॉन्सेप्ट, बना के देखो खुद से इसको। ठीक है, ये है फिजिक्स का पहला लेसन। फिजिकल क्वांटिटी को बांटा गया दो तरह से, सिंपल सा बात लो, दो तरह, एक हुआ मूल, एक को कहते हैं फंडामेंटल, मतलब जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने आप में वो कंप्लीट है, और दूसरा कहलाता है डिराइव्ड। ठीक है, अब देखो जैसे समझाते हैं, पहला लिया लेंथ, लेंथ मतलब कोई भी लंबाई। ठीक है, तो लेंथ जब हम बोले तो इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। दूसरा समय, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। तीसरा द्रव्यमान, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और भी है, 7 टोटल यहां पर होता है। अब बाकी जो है वो इन सब पर डिपेंड करे। जैसे मान लो हम बोले बल, तो बल में क्या तुम बोले थे, बल का फॉर्मूला था फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का मतलब आ गए हम यहां पर द्रव्यमान पे आ गए, और एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन को अगर डिफाइन करें तो v बाई टी, v को डिफाइन करें तो s बाई टी और t इंटू टी स्क्वायर। s मतलब दूरी, मतलब कोई लंबाई, समय का मतलब समय हो गया। तो यहां पर देखो
जब हम फोर्स को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, हमको इसमें से किसी न किसी को लेके यूज करना पड़ रहा है। तो जिसमें किसी का यूज नहीं हो उसको कहेंगे मूल भौतिक राशि, और जिसमें किसी और का यूज हो जाए उसको कहेंगे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पूछा मूल कौन है, तो मूल पहचानो, बल मूल नहीं है, वेग में आ जाएगा दूरी, ये भी नहीं है, विद्युत धारा में आ जाएगा चार्ज, ये भी नहीं है, कार्य में आ जाएगा फोर्स, ये भी नहीं है, उपरोक्त में कोई नहीं, एक से अधिक, यही मानो आंसर, और कुछ नहीं होगा इसमें। यहां पर तुम्हारे पास क्या है, फंडामेंटल कोई नहीं। फंडामेंटल में तो तुम्हारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, 7 को ही फंडामेंटल माना गया है। 3 तो बता दिए, इसके अलावा होगा विद्युत धारा, तो यहां विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा यहां तुम्हारा हो जाएगा आंसर, कहां गया, इलेक्ट्रिक करंट, सी हो जाएगा। ठीक है, फिर तुम्हारा हो जाएगा कैंडेला, ज्योति तीव्रता, जिसको कहते हैं हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, छठा तुम्हारा हो जाएगा मोल। ठीक है, ये वो है, और एक तुम्हारा टेम्परेचर छूट गया, टेम्परेचर, ये सारे कहलाते हैं मूल भौतिक राशि। ठीक है, हर्ट्ज में किसको नापा जाता है, आवृत्ति को, अभी बताए थे आवृत्ति के बारे में, आवृत्ति को नापा जाता है हर्ट्ज में। ओम मीटर, ओम किसका है, रेजिस्टेंस का, मीटर किसका है, दूरी का, तो प्रतिरोधकता, फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L बाय ए। यहां से तुम कैलकुलेट करोगे, तुमको मिल जाएगा रो है, यही कहलाता है रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, इसका हो गया ओम मीटर। लाइट ईयर किसकी यूनिट है, दूरी की। लाइट ईयर में क्या नापते हैं हम लोग, दूरी को नापते हैं। ये हम लोग पहला लेसन पढ़ाए हैं, उसको देख लोगे तुमको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। एंगस्ट्रम जो है वो तरंगदैर्घ्य का यूनिट है। ठीक है, दाब की इकाई क्या है, न्यूटन वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्रेशर सेम अगेन सेंटीमीटर में ले लिया इस बार। उसके बाद है कि कौन किस राशि की कोई इकाई नहीं है। ठीक है, वो होगा विकृति। विकृति का मतलब क्या होता है, पहले कितना, मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ बाय लेंथ, लेंथ को लेंथ से डिवाइड करोगे, यूनिट कहां होगा, कुछ नहीं बचेगा, मीटर मीटर कट जाएगा। तो ये था तुम्हारा जितना हम लोग पढ़ाए अभी तक क्लास में, उसका फाइनल क्वेश्चन आंसर जो हम लोग कंप्लीट कर दिया। यानी फिजिक्स का हमारा ये वाला पोर्शन यहां पर पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, जिसको यहां पर कुछ प्रॉब्लम है वो देख सकते हो जाके हमारे चैनल पर। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, 4 लेक्चर डाला हुआ है, जिसमें 15-15 मिनट का क्लास है, जिसमें उस लेसन को समझाया गया है बहुत डिटेल में। तो इससे तुम्हारा मान के चलो कि बीपीएससी में 20-25 क्वेश्चन तुमको साइंस से आता है, साइंस में 10 क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री में, जिसमें ये सारे क्वेश्चन दिखेंगे तुमको। तो अच्छा खासा 10 क्वेश्चन का मायने रखता है बीपीएससी में, कि अगर पीटी में आपको 10 नंबर का मार्जिन मिल रहा है तो इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 क्वेश्चन वहां पर तुमको दिखेंगे ही दिखेंगे। तो एक बार थ्योरी को फिर से पढ़ लो, एक दिन का समय ले लो और एक दिन में पूरा थ्योरी पढ़ लो, क्वेश्चन फिर से बना लो, ताकि दोबारा इसको देखने की जरूरत ना पड़े। तो ये था हमारा साइंस का पूरा रिवीजन एक साथ।